जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो आपने कहीं ना कहीं एनालिसिस देखा है एनडीए 2 2023 का। प्लीज उसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, चाहे जो भी था, आप उसके पेपर को एक मॉक टेस्ट की तरह दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एक बार देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से आए। बट इस टास्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप था जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे ज्योग्राफी का अलग सेक्शन, हिस्ट्री का अलग सेक्शन है ना, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग दिया कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए। अभी करंट अफेयर्स का भी पूरा वीडियो अपलोड होने वाला है जिसमें ये बताया गया है कहाँ कहाँ से हमने जो बोला था उससे क्वेश्चन आए और वेरियस एरियाज को कहाँ टारगेट किया, कहाँ से करंट अफेयर आखिर पूछे जा रहे हैं। ठीक, आज हमारा टर्न केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं, मैंने 10 बार बोला था, 20 बार बोला था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, कि प्लीज एनसीईआरटी से इधर और उधर जाना ही नहीं है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। पर आपने शायद उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया और कहीं ना कहीं यू विल हैव टू पे फॉर योर ऑल द मिस्टेक्स यू विल डू। तो वही चीज है यहाँ पे। आज देख लेते हैं कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे और कैसे हमें उसको पढ़ना है। पहले देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। मार्क्स 56 है टोटल एंड क्वेश्चंस थे हमारे 14 जो कि हमारे केमिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए। अब देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि फिर से क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। मुझे पता है जिन्होंने पेपर दिया नहीं अच्छा हुआ होगा तो उनका मन नहीं होगा, बट बेटा देखो भागने से तो कुछ नहीं होना, एटलीस्ट उसको एक बार इंट्रोस्पेक्शन करो तो काफी चीजें बेटर हो सकती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ व्हाट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज जिंक। अब जिंक आंसर था, मुझे कैसे पता, मैं कैसे मान लूं, आपको भी आता है, आपने कहां से पढ़ा। तो बेसिक है, एनसीईआरटीज है। एनसीईआरटी का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने अपने वीडियो में ये स्पेशली बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आए हैं, ठीक है। अब देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, और इसमें साफ साफ लिखा था गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था जो कि आपको दिया हुआ था। बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, इनमें से कौन सा नॉन मेटल का वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इनमें से कौन सा वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल है। अब ये सारे क्या है, सारे के सारे एलॉय हैं। एलॉय वाला सेक्शन भी हमारा किस में था, अगेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जैसे ही आप आएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सारे एलॉय दिए हुए हैं। इधर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रास दिया हुआ है, देन अगेन यहाँ पे ब्रॉन्ज दिया हुआ है जो कि आपसे बोला गया था ऑप्शन में, अमेल्गम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया था कि कौन सा नॉन मेटल के साथ है। तो ब्रास का देख लेते हैं। ब्रास के पास हमारा किसका एलॉय था, वो था कॉपर और जिंक। हमारे बच्चों को याद कराया था कि ब्रास का फॉर्मूला होता है, अभी भी बता दे रही हूँ, जिंक मतलब जिंक और कॉपर, ठीक है। उसी तरह से आपका ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो ब्रॉन्ज के बारे में बोला गया तो ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन का। तो मैंने बच्चों को बताया था कि जब आपसे ब्रॉन्ज पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, टिन-कू। तो टिन-कू लिखेंगे और वो किसका हो जाएगा, आपका कॉपर एंड एसएन ऑप्शन में होता है, ठीक। तो ये दोनों हो गए मेटल्स। अब तीसरा दिया हुआ एमेल्गम। एमेल्गम में एक मेटल मरकरी होता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब उसमें बोल रहे हैं कि इनमें से क्या होना चाहिए आंसर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल नॉट गो एमेल्गम, इट विल गो विद स्टील। स्टील में एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है और एक मेटल होता है। स्टेनलेस स्टील में दोनों पर्टिकुलर मेटल मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। बकमिंस्टर फुल्लिन पूछा गया था कि फुटबॉल की तरह लगता है किसका इलेक्ट्रॉप। क्या तो मैम पढ़ा है, आप मत बताइए, बट मेरा बताना जरूरी उन बच्चों के लिए है जिनको शायद ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, कार्बन। अब मैम प्रूफ कैसे करेंगे कि एनसीईआरटी से, लो प्रूफ कर दिया। चैप्टर खोलो क्लास 10th का केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें जब आओगे, येलो बॉक्सेस मैंने स्पेशली बोला था, प्लीज बहुत डेंजरस है, पढ़ लेना। येलो बॉक्सेस में आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये देखिए स्ट्रक्चर का नाम बकमिंस्टर फुल्लिन, जो कि फुटबॉल की तरह लग रहा है और उसके बारे में पूरी चीज पूरी तरह से बताई गई है। यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको बकमिंस्टर फुल्लिन दिया है और उसी के साथ आपको यहाँ पे स्पेशली ये चीज आइडेंटिफाई कराई गई है कि द फुल्लिन फॉर्म्स अनदर क्लास ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एंड द आइडेंटिफाइड वाज C60 व्हिच हैज कार्बन अरेंजमेंट इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। यहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज हुआ था, तो ये देयर एंड देन आपको याद हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये रिएक्शन है, देखते ही मैंने सॉल्व कर दिया। ये नहीं है कि मैं केमिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी ग्रिप है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने खुद पेपर निकाले हैं तो हमें पता है कि वो चीजें कहाँ से पूछी जाती हैं, वही हम आपके सामने डिलीवर करते हैं। Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करता है, ये इस रिएक्शन को बहुत फेमस माना जाता है केमिस्ट्री में क्लास 10th में, जिसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक ऑप्शन
एनसीईआरटी की लाइंस में साथ। ये देखिए थर्माइट वाला काम कर रहे हैं और इसमें आपको साफ साफ देखिए दिया हुआ है Fe2O3 सेम Al रिएक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी वो हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो जब जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा एक्सोथर्मिक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एंडोथर्मिक वाली बात गलत है और इनमें से पूछा गया कि नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अब फिर से देख लो एक एक ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि Mn जो है वो अकेला है और Al के साथ O2 चला गया। ठीक, एक्सोथर्मिक है जो कि इन्होंने एंडोथर्मिक बोला, तो यही बात गलत थी। दूसरा बोला Fe2O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन समझाना था ना, इसमें भी सेम वही बात बोली गई है बेटा। देखो Fe अलग हो गया, Al2 के साथ O3 आ गया तो डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात Fe खुद को रिड्यूस कर रहा है ताकि कोई और ऑक्सीडाइज हो सके, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe रिड्यूस हो गया और Al ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये बात भी सही थी, ये भी सही थी। दे बोला एप्लीकेबल रेलवे ट्रैक्स की ज्वाइनिंग के लिए, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है, अगर मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं तो यहाँ लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता था और आ गया, और इसका जो आंसर था वो ये था, क्योंकि ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर है। देखिए इसमें लिखा है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक एक ऑप्शन, एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, कहीं नहीं जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा, लेकिन बहुत इजी था। बेसिक बच्चा होगा तो तुरंत कर लेगा कि देखिए मैम बर्निंग ऑफ कोल हो रही है तो सिंपल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन से होगा। आयरन डिस्प्लेस हो रही है तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट में बचपन से पढ़ते आए। बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम सल्फेट, दो सल्फेट्स की बात हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस करेगी। तो अगर मैं इसका ऑप्शन बताऊं तो इसका सिंपल क्या हो सकता है, सी का 4 हो जाएगा, है ना, बी का 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका डी का 1 हो जाएगा, और उसमें ऑब्वियसली बचा जो ए का 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पासवर्ड बन रहा है। अब हम इसमें देखें ए का 3 किस में है, ए का 3 इसमें है और इसमें है, तो कट कर दो। सी का 4 किस में है, सी का 4 खाली इसमें है, तो यानी यहीं पे हमें आंसर पता चल गया। रिमेनिंग भी टैली कर लो, बी का 2, बी का 2 और उसके बाद डी का 1, डी का 1, आंसर इज सी। अब कहो मैम आप कैसे बता रही हो, हमें तो नहीं पता। अब ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये जाके टैली कर लेना एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ पे सिंपली डिकम्पोजिशन हो रही है। नेक्स्ट दिया है एडिशन ऑफ बेरियम सल्फेट टू एल्युमिनियम सल्फेट, बस छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट लेने की बजाय आपसे दो क्या ले रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड ले रहे हैं, लेकिन दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। NaCl के साथ चला गया, BaSO4 के साथ चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये देखिए, बर्निंग ऑफ कोल बता रखा है, एकदम एग्जैक्ट वही वर्ड्स, C + O2 गिव्स CO2। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है आयरन नेल इमर्ज इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के लिए आप जरा सा कहाँ लेके जाएं, आपको इस वाले पे ही आ जाइए। देखिए आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर सोल्यूशन फेड, तो ये रिएक्शन दे रखी है FeCO4, ये किसका पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट का। कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैम Fe के साथ SO4 आ गया और Cu अकेला पड़ा हुआ है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। अब आ गई बात समझ में, तो सिंपली दो भी बोल लेते तो कर ले जाते। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है। इस सेंटेंस को जरा पढ़ो, क्लास 10 चैप्टर 1 लाइन्स हैं सेकेंड पेज पे। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी पे कमांड स्ट्रांगली होने का यही फायदा होता है, आप भी ऐसे कमांड कर सकते हो, लाइन बाय लाइन मुझे याद है कि कौन सी चीज कहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये है आपके केमिकल रिएक्शन की हेडिंग पड़ी थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि द सिंपलेस्ट कौन सी रिएक्शन है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन से तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये केमिकल रिएक्शन बना देती है। और आपको साफ साफ दिया हुआ था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, उसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी इन्होंने करके दिखाई थी, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। सिंपल वाज दैट, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा हाइड्रोजन मतलब लाइक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बहुत ध्यान से रिएक्शन पढ़ो। मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड वाटर और विद हॉट वाटर, तो यानी कि इसमें कौन सा है, मेटल में से कौन सा दिया था हमें, आयरन दिया हुआ है, जो कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन है और यही चीज सेम कंटेंट कॉपीड है, दैट मींस आंसर विल बी बी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने 2HGO अगेन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ठीक है, अभी जाना और ये वीडियो देखना मत भूलना करके मैंने वीडियो बनाया था इंग्लिश के और इस मिसलेनियस क्वेश्चंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल मैंने हाईलाइट किया था कि ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना। ठीक,
आगे देखिए 2HgO प्लस OHgO2 एक रिएक्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से ये है, और ये चैप्टर 3rd में ही है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या आपको सेम नहीं दिख रही है, ठीक। जब ये सेम दिख रही है तो इसमें आपने सिंपली क्या देखा कि जब ये हीट अप हुई तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। कितना 2 कौड़ी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डोंट माइंड माय वर्ड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, आपका आंसर डी जा रहा है। इतना सोचना ही नहीं, वैसे भी ना याद होता तो आपको पता होना चाहिए HgO किससे निकला, HgS से निकला। HgS क्या है, HgS हम कहते हैं सिनाबार को। सिनाबार क्या होता है, और होता है मरकरी का, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। ये क्वेश्चन आपका डबल है, मतलब अगर आप 12th से कंसीडर करो तो 12th के लेवल का भी है, और अगर देखो तो 9th में भी आपको ही मिलेगा। 9th क्लास में एक चैप्टर है मैटर, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में जब आप इस वाले सेक्शन पे आओगे, ठीक है, तो ये वाले सेक्शन पे जैसे ही आओगे वहां पे सिंपली क्या दिया हुआ है कि मैटर के बारे में बताया कि इफेक्ट, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिटेलिंग दी है और किस तरह से वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोबेबल है, जो मेरा पर्टिकुलर गेस कहता है वो ए होना चाहिए। स्टिल आई एम इन अ डाउटफुल कंडीशन कि ये होगा कि नहीं, बट मैक्सिमम 90 to 10 का रेशियो है कि 90% ये सही है, ठीक है। तो डाउटफुल वाले को आप कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन इसी सेक्शन से आया था। अब आता है ये क्वेश्चन, इसमें मुझे नहीं लगता इतना सोचना है, थोड़ा सा 12th लेवल का, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। C22H12O11 ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे यूरिया आपका सिंपल होता है NH2CO NH2, इतने फॉर्मूले पढ़े होते हैं। मार्श गैस मीथेन से आती है। बचा गया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जब आप बनाओगे तो उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, अमोनिया का यूज हो रहा है, दैट मीन्स NH4 होता है अमोनिया, अगर आपको पता हो, अमोनियम आयन दैट इज, और साइनेट आपका CN के फॉर्म में आएगा। जब इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी तो अमोनियम और साइनेट क्या है, रेडिकल्स हैं, और रेडिकल्स कह लो या फिर आयंस जब मीट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता है। इन तीनों में CH4 आ रहा है, इसमें NH2CO NH2 आ रहा है, इसमें C22H12O11 आ रहा है, सब में कार्बन आ रहे हैं और ये आपस में ज्वाइन होके ऑर्गेनिक बन जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये सिंपल था, इसमें ज्यादा सोचना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गोल्डस्मिथ क्लीनिंग के लिए सिल्वर और गोल्ड आर्टिकल की क्या यूज करता है। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है NCERT का। जब आप 10th में होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। मैंने जब 10th को पढ़ाया है केमिस्ट्री और बायो, तो मैं भी हमेशा बोलती थी कि ये क्वेश्चन CBSE पूछता है मतलब NCERT पूछता है, और NCERT पूछता है मतलब UPSC पूछेगा, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ था, आपको ऑप्शन दिए हुए थे, ये येलो बॉक्स है, अगेन इसको ध्यान से देखिएगा। एक्वा रीजिया के बारे में बताया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जिसमें HCl और कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड देते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था। अब मैं आंसर कैसे करूं, आंसर आप इस हिसाब से करोगे कि रेशियो किसका ज्यादा है, 3:1 का रेशियो होता है। 3 किसका है, HCl का, तो आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। होना तो नाइट्रिक भी चाहिए क्योंकि दोनों के मिक्सचर से एक्वा रीजिया बनता है, बट ज्यादा क्या यूज होता है, दैट इज HCl। अब इधर देखिए, थ्रू नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, एक्वा रीजिया इज अ हाईली corrosive fuming liquid, it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पे 30 नहीं देना था। अगर सच में 10th में अच्छे से पढ़ा है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आए होगे। बहुत ध्यान से देखो, लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स, इसमें बोला है एक्शन ऑफ लिटमस ऑन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH, C2H5OH का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बना, ठीक है, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो यहाँ पे OH है, OH कैसा है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, और जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो बेस नहीं रह गया। फंक्शनल ग्रुप बेस नहीं है, वो क्या हो गया, वो एक अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है ना, वो बेस है, और एसिड तो वो है ही नहीं, तो वहां पे क्या है, लिटमस जो होगा वो उसकी तरफ न्यूट्रल रहेगा। आंसर विल बी ए। इतना सोचना ही नहीं था। क्लीन कर लेते हैं इसको, जो है इस क्वेश्चन में देखिए NCERT में लगवाया भी गया है कि HCl HNO3 तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन कंपाउंड जैसे अल्कोहल और ग्लूकोज कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। क्यों, क्योंकि उनके पास ना H+ होता है ना OH- होता है, दोनों नहीं होते। उनके पास C2H5OH होता है, जिसमें OH क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक। अब आगे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील का। बहुत ध्यान से देखना, क्लास 10th है ना,
चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन आया है। मैंने खुद पढ़ा रखा है ये बच्चों को बोर्ड्स लेवल पे और कॉपीज भी चेक की है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है, आप इस पे रिलाई कर सकते हो। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपली आपको दिया है कि कौन सा पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील का। अब लाइन पढ़ना, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, तो कौन सा नॉट है, नॉट मतलब टिन, आंसर वुड बी टिन। सिंपल एनसीईआरटी पढ़नी थी, दिमाग खपाना ही नहीं था ज्यादा, और नंबर ले आए होते हंसते खेलते। क्लास 9th इज मैटर अराउंड एज प्योर, क्वेश्चन वहां से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोसेस और सेपरेशन मेथड बनाना है। ठीक, अब इसमें देखिए कैसे दे रखा है, पूरा नहीं आता कोई बात नहीं, कोई दो आते तो एलिमिनेशन करो, और एलिमिनेशन के बाद उसके साथ श्योरिटी कर दो। जैसे अगर मैं देखूं, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के लिए ये वाला क्वेश्चन पार्ट करना और ये वाला बहुत सिंपल रहा होगा। पिगमेंट को प्लांट एक्सट्रैक्ट से अलग कर रहे हो, पिगमेंट है, क्रोमेटोग्राफी में यूज होती है, तो इसका डी का क्या चला जाएगा, डी का 1 जाएगा, और सी का क्या जाएगा, क्रीम को मिल्क से अलग कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। अरे पनीर की शॉप पे देख लिया करो, वो सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन होगी फॉर सी, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। अब देखो सी का 2 कहाँ दिया है, सी का 2 यहाँ दिया है, और डी का 1 कहाँ दिया, डी का 1 यहाँ दिया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आसाम से 2 अगर आ गए तो भी कर ले जाओगे, इतना टफ नहीं बनाते आप लोगों के लेवल पे। ठीक, अब इसको अगर मैं क्लीन करूं कि मैम ये आप बोल रही हैं, मैं कैसे मान लूं एनसीईआरटी में, आ जाओ एनसीईआरटी में देखिए, इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ के हैं, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम। सेम इज द सीन ओवर हियर, मिल्क में से बटर हटाओ, क्रीम हटाओ, या कोई भी एक हटाओ, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करना है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में भी डायरेक्ट बताया गया है कि आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कलर्स डाई में हो या ड्रग्स हो, या फिर अगर इसको क्लीन करें तो पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पिगमेंट फ्रॉम प्लांट, तो वहां से भी आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चंस। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इनकेस अच्छा लगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो, हमें भी यहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को वो चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। बिल्कुल भी ट्रिक मत हो, एनसीईआरटी फोकस्ड हो, और यहाँ पे ऑफलाइन बैच जो चलता है फाउंडेशन का, उनको भी एनसीईआरटीज बहुत डिटेल्ड पढ़ाई जाती है, सो दैट उनको अच्छे से चीजें माइंड में इनबिल्ड हो जाएं। टिल दैट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए थॉट्स के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।